और मैं ये कहूं कि 1944 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है और 59-60 से इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर के कुछ शेयर देते हैं और उससे फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रों को दी जाती थी। 11वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, पीएचडी, आईआईटी, स्पेशल जो एजुकेशन होती है सबके लिए ये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। बीच में एक फार्मूला आया कमिटेड लायबिलिटी का और उसमें एक मापदंड था कि पंचवर्षीय योजना में 5 सालों में जो अंतिम वर्ष था उसमें जो खर्चा किया था राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से वो राशि कमिटेड लायबिलिटी हो जाती थी और फिर वो कमिटेड लायबिलिटी राज्य सरकार को देना होती थी और उसके अलावा जो खर्च होता था ट्यूशन फीस का, रख रखाव का, वो फिर केंद्र सरकार देती थी। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कमिटेड लायबिलिटी बढ़ती गई, राज्य का शेयर बढ़ता गया और केंद्र सरकार का शेयर कम होता गया और लगभग आधे राज्य 36 में से 15, 16, 17 राज्य ऐसे जिनको एक पैसा भी केंद्र से नहीं मिल पाता था कमिटेड लायबिलिटी के फार्मूले के कारण, और कुछ राज्यों को आंशिक धनराशि मिलती थी और कुछ राज्यों को थोड़ी बहुत ज्यादा मिलती थी। और इस प्रकार का जो पैसा हम देते थे राज्यों को, वो एवरेज पिछले 3-4 साल का मैं बताऊं तो 1300 करोड़, 1200 करोड़ और अभी पिछले 2 साल का तो 1100 करोड़ ही केंद्र सरकार का हिस्सा मिलता था साल में। और ये 1100 करोड़ का अगर हम परसेंटेज निकाले तो 11-12% बनता है। हमारी तरफ से हम केंद्र की तरफ से 11-12% देते थे और ये राशि बहुत कम थी। इस कारण से 10th पास करने के बाद छात्रवृत्ति के अभाव में राज्य सरकार जब कठिनाई महसूस करती थी और छात्रवृत्ति देने की स्थिति में नहीं रहती थी तो बहुत सारे छात्रों ने ड्रॉप आउट ले लिया, अर्थात स्कूल छोड़ दिया, उच्च शिक्षा की पढ़ाई छोड़ दी। एक तो ये परिणाम ये आ रहा था, दूसरा ये कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होने के कारण वो कई राज्यों में छात्रवृत्ति दे नहीं पाते थे और देते भी थे तो टाइम पर नहीं देते थे। इस कारण से भी बहुत सारी कठिनाई आती थी। राज्यों से हमारे पास मांग आती रही और हम भी इस विषय पर विचार करते रहे और विचार करने के बाद ये तय किया कि एक ऐसा अमाउंट कर दें जो केंद्र राज्यों को ज़्यादा दे, और चूंकि शिक्षा राज्य का अधिकार है, राज्य का विषय है, इसलिए उनको भी शुरू से जो शेयर पैटर्न चल रहा है उसको 60-40 कर दिया जाए। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। और इसका परिणाम ये होगा कि हम जो 60% अमाउंट देंगे वो जो वर्तमान अमाउंट दे रहे हैं 1100-1200 करोड़, उसका 5 गुना होगा। अभी हम एक साल में 1100-1200 करोड़ रुपए देते थे, अब एक साल में 5500 से लेकर 6000 करोड़ तक की राशि केंद्र राज्यों को देगी और 40% राज्य मिलाएगा। ये कुल राशि का एवरेज हमने जोड़ा है 5 साल का, ये योजना 5 साल के लिए है 25-26 तक। तो इसका हमने अमाउंट जोड़ा टोटल तो 59,048 लाख रुपए बनते हैं और अभी हम देते थे 11,55,500 करोड़ और अब बनेगा ये 59,048 करोड़। इस प्रकार से ये राशि हम देंगे और इसका लाभ ये होगा कि जो ड्रॉप आउट हो गए लगभग 1,36,00,000 गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, जिसके घर में परिवार में लोग निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इस कारण से पढ़ाई का महत्व कम समझ के बच्चों को स्कूल धनाभाव के कारण स्कूल छुड़वा देते थे। ऐसे 1,36,00,000 तो
ऐसे छात्र होंगे जो गरीब निर्धन होंगे अत्यधिक, उनको शिक्षा के क्षेत्र में पुनः लाना, उनको प्रवेश दिलाना, उनकी पढ़ाई करवाना, ये काम करेंगे। और टोटल मिलाकर के 5 साल में 4 करोड़ छात्रों को इस प्रकार की छात्रवृत्ति का फायदा मिलेगा। ये छात्रवृत्ति की राशि हम डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में डालेंगे। राज्य सरकार से स्टूडेंट की सूची मंगाएंगे, उनके अकाउंट नंबर के साथ में सूची मंगाएंगे। वो अपने राज्य की छात्रों की सूची भेज देंगे मैं अकाउंट नंबर के, हम उन अकाउंट नंबर को देख करके उन छात्रों के डायरेक्ट खाते में पैसा जमा कराएंगे। और उसमें एक प्रावधान और कर रहे हैं कि राज्य सरकार पहले जमा कराए और फिर हम जमा कराएं। नहीं तो कई बार केंद्र जमा करा देगी और राज्य नहीं जमा कराएंगे तो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। इस कारण से ये भी प्रावधान हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस फार्मूले से सहमत होकर के, अभी तक हमने घोषणा की है, जानकारी दी है, उसके बाद कई राज्यों से इसकी प्रशंसा भी हुई है और कहा है कि ठीक है ये फार्मूला अच्छा है, हम इस फार्मूले से सहमत हैं। अभी तक किसी भी राज्य से इसका विरोध नहीं आया है। मैं मानता हूं सभी राज्यों के गले उतरने जैसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला हमने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस पर गंभीरता से विचार कर रहे थे और ये फार्मूला निकल करके आया है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट के खाते में जाने के कारण लीकेजेस भी नहीं होंगे। पहले कई राज्य इस धनराशि का उपयोग छात्रवृत्ति देने की बजाय किसी और काम में ले लेते थे और कई राज्यों से शिकवा शिकायत आती थी, उसकी जांच भी होती थी और राज्य कह देता था कि ठीक है हम अब पैसा छात्रवृत्ति देने में लगा देते हैं। इस प्रकार की अनियमितताएं बहुत सारी होती थी। अब कुल मिलाकर अनियमितताएं भी रुकेगी, छात्रों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा और इस योजना के कारण शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। अगर मैं आंकड़े दूं कि 2002-03 में कितने थे छात्र और अब कितने हैं, तो आज की तारीख में जब 14-15 से आंकड़े गिनेंगे तो 17% था, आज की तारीख में 23% है और हमारा लक्ष्य है कि ये 27% तक छात्र लोग प्रवेश लेना प्रारंभ करें और 27% का आंकड़ा हम पार करें। इस प्रकार की योजना को लेकर के ये कार्य योजना बनी है। किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा ये भी जानकारी मेरे पास है, अगर कोई पूछेंगे तो मैं बताने की स्थिति में रहूंगा। और ये 59,048 करोड़ जो धनराशि टोटल खर्च होने वाली है उसमें 35,534 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का होगा और 23,500 करोड़ करीब राज्यों का होगा। ये स्थिति है, इससे छात्रों को लाभ होने वाला है। आदरणीय धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी का, हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य जी का, आदरणीय मयूख जी का। परंतु आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें 6,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए खर्च करना पड़ रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद, आजादी से पहले छुआछात होती थी, जात पात होती थी, लेकिन संविधान देने के बाद में छुआछात, जात पात, सामाजिक समरसता का बहुत बढ़ावा हुआ है, जिस कारण से हम सब सामंजस्य आपस में सानिध्य बनाकर रहते हैं। लेकिन समाज जो बुराइयां करता है, समाज में जो बुराइयां होती हैं, समाज के द्वारा, प्रमुख लोगों के द्वारा समय समय पे खत्म होती रहती हैं। अनेकों ने, ऋषि मुनियों ने भी इसके लिए प्रयास किया है और वो खत्म भी हुई है। लेकिन सरकार जब छुआछात और जात पात या द्वेष के कारण किसी वर्ग को वंचित करके रखती है तो बड़ा दुखदायी होता है। आजादी के बाद क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 नहीं चाहते थे, वह पाकिस्तान के बंटवारे को आर पार चाहते थे, क्योंकि बंटवारा हुआ है आर पार होना चाहिए। वो समान आचार संहिता चाहते थे, वह महिलाओं को बराबर का हक चाहते थे, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू जी उनको पसंद नहीं करते थे, उनका 36 का आंकड़ा था। कांग्रेस ने वो द्वेष वहीं पर ही नहीं रोका, बल्कि हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से इतना द्वेष कांग्रेस रखती थी कि उनको भारत रत्न लेने के लिए कम से कम गैर कांग्रेसी सरकार का इंतजार करना पड़ा। ये बड़े दुखदायी बात है। और उस समय से हम लगातार देखें
यही नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ की सामाजिक संस्था ने उनको बॉम्बे लेके गए, दादर के अंदर। आपने देखा होगा दिल्ली में कहीं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि भी नहीं है और ना ही उनका संग्रहालय है। मैं अपने माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी भी बैठे हुए हैं, इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि जो दादर के किनारे चेत भूमि है, जिसको चेत भूमि कहते हैं, उसका पूरा निर्माण वहां पे 10 एकड़ के अंदर इंदू मिल बंद पड़ा हुआ था, उसको लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि बनाने का काम किया। और सबसे बड़ा दुख जब होता है, हम संग्रहालय देखते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू के संग्रहालय जाते हैं, 3 मूर्ति बड़ी चीजें मिलती हैं, जहां तक कि उनको गुलाब का फूल उस समय का भी किताबों के अंदर बंद दिखाई देता है। उन जो दैनिक जरूरत की चीजें थी वो इस्तेमाल किया करते थे, वो भी हमें हर जगह मिल जाती है। गांधी जी के संग्रहालय में जाएंगे, आपको चश्मा मिल जाएगा, उनसे जो दैनिक चीजें वो यूज करते वो मिल जाएगा। आप इंदिरा गांधी के संग्रहालय में जाएंगे, जिस साड़ी में गोली लगी थी वो साड़ी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अचकन डाला करते थे, टाई पहना करते थे, चश्मा पहना करते थे, एक घर के अंदर रहते थे, तो घर में उनकी जो जरूरत की चीजें सारी थी। और खासकर वो टाइपराइटर भी था जिससे संविधान लिखा गया था, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति भी थी जिसके सामने उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस के दुर्व्यवहार के कारण वो यहां से बाहर निकाल दी गई। 26 अलीपुर रोड, जो आदरणीय थावरचंद गहलोत जी ने अभी 100 करोड़ रुपया लगाकर 26 अलीपुर रोड वो उनको एक संग्रहालय बनाया है, वो सामान उठाकर वो 26 वहां पर नागपुर में चिंचोली गांव 35 किलोमीटर दूर है, वहां पर वो उनका एक सहायक था अजगले, वो उनको लेकर चला गया था सामान को। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब अभी 4-5 साल पहले जब मैं उस संग्रहालय को देखने के लिए गया, एक टीवी मीडिया ने आपके द्वारा उठाया गया था वो सवाल कि देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे सरकारें लगातार हर बार पैसा खर्च करती हैं, करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, लेकिन उनके सामान की क्या दुर्गति है। सारी टाइयों को दीमक खा गए, सारी कुर्सियां जो इस्तेमाल करती थी सारी फट गई, जो देने की जरूरतें चीजें थी सारा वो कोट अचकन जिस हैट को लगाया करते थे, जिस चश्मे को लगाया करते थे, सारा सड़ गया, दीमक खा गई सबको। जो टाइयां थी कभी 150-200 टाइयां थी, उनको भी सब दीमक खा गई। बड़े दुख की बात थी। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम 13 एकड़ के अंदर उस संग्रहालय को बनाने का काम कर रहे हैं वहां पर। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ही नहीं किया, बल्कि हमारे जो आज थावरचंद गहलोत जी ने बताया है, ये लगातार अभी तक हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार आने से पहले आपने देखा होगा 50 लाख नकली छात्र पकड़े गए, अनेक छात्रवृत्ति ले लिया करते थे स्टेटों के अंदर और बोगस नामों को रखकर, और वो उनकी छात्रवृत्ति को खाए आते थे, दलितों को डायरेक्ट नहीं मिलती थी। लेकिन आज जन धन योजना के माध्यम से आधार कार्ड से जोड़ने के बाद आज वो छात्रवृत्ति पूरी की पूरी, जो राजीव गांधी जी खुद कहा करते थे कि उनके शासन में ऐसा भ्रष्टाचार था कि 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन आज छात्रवृत्ति पूरी पूरी मिलेगी। और आज के इसके साथ मैं एक और चीज की भर्त्सना करना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर जो हमने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी थी करीब 2019 के अंदर 303.92 करोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर को वहां से 248 करोड़ रुपया निकाला, और लेकिन उसके अंदर 39 करोड़ की पेमेंट का फाइल या दस्तावेज वहां पर अब भी नहीं मिल रहा है, जो बहुत बड़ा घोटाला इस स्कॉलरशिप में किया जाता है। आज वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के सारे धार्मिक संत, अनेक IAS IPS पूर्व जो रिटायर्ड हैं चंडीगढ़ के अंदर उस पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जो घोटाला पंजाब सरकार ने किया। और यही नहीं, अनेक घोटाले जो कांग्रेस सरकार में होते रहते थे, इस पारदर्शिता के कारण वो उसके अंदर भी बहुत कमी क्या बिल्कुल नगण्य हो गए हैं। और मैं उसकी रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा, करीब 1.4 लाख नकली NGO जो हैं वो खत्म हुए हैं, 2.5 लाख नकली कंपनियां खत्म हुई हैं, 21 लाख नकली डायरेक्टर खत्म हुए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि राशन कार्ड जो गरीबों को राशन मिलता है, 5 करोड़ नकली राशन कार्ड इस पारदर्शिता के कारण खत्म हुए हैं। 4 करोड़ नकली LPG कनेक्शन थे, जिसके कारण से वो सारा कुछ हुआ जो हमने खत्म करा है। और ऐसे ही सबसे दुख तो जो है मनरेगा के 2 करोड़ नकली कार्ड, मतलब मनरेगा के लोगों की कमाई को भी ये लोग नहीं छोड़ते थे। ऐसा सुशासन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है।
मैं आपके माध्यम से पुनः ये छात्रवृत्ति दी गई है, देश के प्रधानमंत्री का आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ साथ जो हमारी साथ में एक और आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर उनके मंत्रालय द्वारा काम हुआ है कि दलित का कोई भी गरीबी की रेखा के नीचे का कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसको 15 दिन के अंदर अगर वो अपनी रिपोर्ट देता है, हॉस्पिटल से वो अपना डिटेल्स बनाकर भेज देता है मंत्रालय को, 15 दिन के अंदर हम 2, 2.5, 3, 7 दिन के अंदर 2.5-3 लाख रुपए जो उसका बनता है वो भी हम 3.5 लाख तक का हम उनको देते हैं, ताकि उस आदमी की कोई बीमारी। इसलिए हमने अनिश्चित क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि अभी तक ये सरकारें जो हो रही है पीछे, वो गरीबों को, किसानों का, दलितों का शोषण करती रही हैं। गरीबी हटाओ के, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीबों का शोषण किया। एक बहुत बड़ी खाई हमने पूरे पुराने कार्यकाल के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, जिसमें हमने गैस के कनेक्शन दिए हैं, शौचालय दिए हैं, अनेकों योजना पे हमने समतुल्य लेकर आए हैं। आज हम सरकार के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं और अनेकों इसमें त्रुटियां भी पाई जा रही हैं। हम भारत सरकार, वर्तमान की नरेंद्र मोदी जी सरकार सभी दलित और गरीबों के प्रति समर्पित है। जिस प्रकार से आप किसान आंदोलन में हम पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, ऐसे ही उनके साथ भी दुर्व्यवहार का भावना जो कांग्रेस सरकार और वो कर रही है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और नरेंद्र मोदी जी और थावरचंद गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के को अब एकदम ऊपर उठाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 बातें और बताना चाहता हूँ, छूट गई थी। एक तो ये जो 5,500 करोड़ का अमाउंट इस मार्च तक ही हम राज्यों को दे देंगे, मतलब इसी साल से इसको लागू कर दिया। और दूसरी बात यह है कि हर साल 5% राशि बढ़ा करके देंगे। जैसे 60-40 का रेशियो है ना, तो इस बार हम 60% दे रहे हैं, अगले साल हम 65 देंगे, उसके बाद वाले साल में 70 देंगे, उसके बाद 75 और 80% तक का ये हर साल 5% बढ़ा करके देने का प्रावधान किया है, ये देंगे। अभी ये छात्रवृत्ति 60 लाख छात्रों को मिल रही है और जब हमने नया फार्मूला बनाया ना, तो हर साल 10% से ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है और अगले 5 सालों में इसका लाभ टोटल मिला करके 4 करोड़ छात्रों को मिलने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान है। इसमें 1.36 करोड़ बेहद गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से भी जोड़ने का प्रावधान है और सीधे सीधे पैसे ये विद्यार्थी के अकाउंट्स में ही सीधे जाएंगे। असहमति किसी भी राज्य से नहीं आई अभी तक। अभी तो बंगाल वाले वो किसान क्रेडिट वाला भी पैसे मांग रहे हैं, अब तो, पहले नहीं दे रहे थे, अब तो मांग रहे हैं। वो आयुष्मान का भी पैसा मांगेंगे थोड़ी देर में, लेकिन वो मांग रहे हैं हमें दोगे, हम बांटेंगे। और वो कैसे बांटते हैं ये मालूम है, लेकिन सब पैसा जनधन खाता जो खुला है उसी के माध्यम से आधार कार्ड से संबंधित होकर जाएगा। कोई भी इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो 85% लोगों को, कांग्रेसियों को, अन्य दलों को खाने की आदत पड़ी हुई है, वो आदत अब छूट जाएगी।